Hello everyone, welcome back to my YouTube channel and welcome back to another part of the game fan fiction। तो शुरू करते हैं आज का पार्ट। हमने देखा था कि वेन को चिशान के वेन सेक्ट के स्पेशल फोर्स के ऑफिसर लेके चले गए थे। ये बात जब वांग जी को पता चली तो वो गुस्से में अपनी बीचन को उठाकर कहता है कि ये सब कुछ झूठ है। वो जो भी इल्ज़ाम विंग पर लगा रहे हैं वो सब कुछ झूठ है। शिचन उसे रोकते हुए कहता है, वांग जी लेकिन तुम जा कहाँ रहे हो? इस पर वांग जी कहता है, मैं उसे वहाँ नहीं रहने दूंगा। इस पर शिचन उससे कहता है, जल्दबाजी मत करो, मदर और फादर जियांग्स के साथ वेन सेक्ट में जा रहे हैं। अगर मास्टर वे इनोसेंट होंगे तो वो उन्हें छोड़ देंगे। इस पर वांग जी कहता है, ब्रदर क्या आपको इस बात पर यकीन नहीं है कि विंग इनोसेंट है? आपको पता भी है कि वेंस अपने प्रिजनर्स के साथ किस तरीके का बिहेवियर करते हैं। वो अपने प्रिजनर्स के साथ बारबेरिक एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और मैं अपने सोलमेट को वहाँ पर किसी सिली एक्यूजेशन की वजह से टॉर्चर होने के लिए नहीं छोड़ूंगा। शिचन उससे कहता है, वांग जी रुक जाओ, ऐसा मत करो। अगर तुम ऐसा कुछ भी करोगे तो सब कुछ खराब हो जाएगा। वांग जी को पता था कि उसका भाई जो भी कह रहा है वो सच है, लेकिन वो विंग को उस सिचुएशन में नहीं छोड़ना चाहता था। दूसरी तरफ वो लोग विंग को एक क्रिमिनल की तरह ले जा रहे थे। विंग के लिए इससे भी ज़्यादा पेनफुल चीज़ थी कि उसने फिर से जियांग्स की रेपुटेशन को ख़राब कर दिया था। सभी लोग उसे ही देखकर बातें कर रहे थे। विंग चुपचाप उनके साथ चला गया। वो लोग उसे एक छोटे से रूम में लेकर गए। विंग ओबीडियंटली बेड पर बैठ गया। उसके हाथों पर हैंडकफ्स लगे हुए थे और वो रूम भी बहुत ही डर्टी था। एक गार्ड उससे कहता है, जल्दी से तैयार हो जाओ। विंग चुपचाप उस कमरे की वॉल्स को ही देख रहा था। लोग बाहर बातें कर रहे थे। तभी उसकी आंखों से आंसू निकल गए। उसने अपनी नीज़ को टाइटली कस लिया। अब यहाँ पर उसकी शिजे का बनाया हुआ खाना उसे नहीं मिलने वाला था। दूसरी तरफ जियांग यानली सबसे पहले वेंचिंग को कॉल करके कहती है, वेंचिंग तुम्हें आशियान की मदद करनी पड़ेगी। तुम अपने अंकल से बात करो, वो तुम्हारी बात ज़रूर सुनेंगे। वेंचिंग उससे कहती है, तुम शांत हो जाओ, मैं चिशान जा रही हूँ। विंग को बचाने के लिए जो कुछ भी होगा मैं वो सब करूँगी। वेंचिंग अपनी कार की कीज़ लेकर वेनिंग से कहती है, वेनिंग मैं अंकल के पास जा रही हूँ, तुम यहीं रहो। वेंचिंग अच्छे से जानती थी कि उसके अंकल विंग को इतनी आसानी से तो फ्री नहीं करने वाले हैं, और वो ये भी सोच रही थी कि अगर यानली को पता चला कि उसे पहले से ही पता था कि उसके अंकल वेवुशियान में इंटरेस्टेड हैं, तो उनका रिलेशन भी ख़राब हो सकता है। लेकिन उससे भी बड़ा कि वो वेन सेक्ट के खिलाफ नहीं जा सकती, क्योंकि इससे उसका भाई भी खतरे में पड़ सकता था। ये सिचुएशन ऐसी थी जहाँ पर उसे बहुत ही सोच समझकर कोई भी काम करना था। कुछ दिनों बाद सेक्ट लीडर जियांग और सेक्ट लीडर लेंस अपनी वाइफ्स के साथ चिशान पहुँचे। उन लोगों ने गेस्ट रूम लेने से मना कर दिया, क्योंकि वो यहाँ पर किसी स्लीप ओवर्स के लिए नहीं आए हुए थे, बल्कि अपने बेटे के लिए आए हुए थे। वो वेन रूहान से मिलना चाहते थे, लेकिन वेन रूहान उनसे ना मिलने के लिए एक्सक्यूजेस दे रहा था। नेक्स्ट डे भी ऐसा ही हुआ। एट लास्ट इवनिंग को वेन रूहान ने उन्हें अपने पास बुलाया। वो उनसे कहता है, सेक्ट लीडर जियांग, सेक्ट लीडर लैन, प्लीज़ बैठिए। मैं सेक्ट के कुछ काम में बिजी था, इसलिए आपसे मिल नहीं पाया। कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? जियांग फैंगमियान उससे कहते हैं, सेक्ट लीडर वेन, कुछ दिन पहले आपके कुछ लोग हमारे घर में आए थे और वो मेरे बेटे को यहाँ ले आए हैं। क्या आप बता सकते हैं कि हमने क्या किया है? तभी मैडम यू भी गुस्से में कहती हैं, हस्बैंड, उनसे कहिए कि वो विंग को चुपचाप वापस लौटा दें। अगर उसे कोई पनिश करेगा तो वो युनमिंग का जियांग कबीला होगा, ना कि चिशान का वेन सेक्ट। इस पर वेन रूहान कहता है, पर्पल स्पाइडर, आपकी ब्रेवरी के लिए तो कुछ शब्द लिखने चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम आपके बेटे को वापस नहीं लौटा सकते हैं। इस पर मैडम लैन कहती है,
क्या मतलब है आपका? आप किस हक से उसे यहाँ पर हॉस्टेज बनाकर रख रहे हैं? चिंगेजुन अपनी वाइफ को काम करते हुए कहते हैं, हमें लगता है ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। वेन रूहान कहता है, ऐसा नहीं है कि हम आपके बेटे को यहाँ रखना चाहते हैं, लेकिन वो कुछ टेरिबल क्राइम कर सकता है। वो उन लोगों को कुछ दिखाता है। इस पर मैडम यू उस फोल्डर को फेंकते हुए कहती हैं, ऐसे तो कोई भी बना सकता है। उसमें कुछ फोटोज थी। तभी वेन रूहान उन्हें एक वीडियो दिखाता है। इसमें उनका बेटा कुछ एक्सप्लोजिव डिवाइस फेंक रहा था और उसमें वो वीडियो फुटेज भी थी जिसमें वांग जी शू चेंगमई के साथ फाइट कर रहा था और विंग भी उनके साथ था। ये देखकर मैडम यू गुस्से में कहती हैं, बहुत हो गया है। विंग भले ही रेकलेस है, लेकिन वो टेररिस्ट नहीं है, और वैसे भी उसने तुम्हारे सेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए क्या किया है। इस पर वेन रूहान कहता है, लेडी जियांग्स, सारी फोटोज़ आपके पास हैं, इसलिए अपने डिसिपल्स को विक्टिम कहना बंद कीजिए। तभी मैडम लैन कहती है, मेरा सन इन लॉ एक प्योर हार्टेड बॉय है, वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता है। इस पर वेन रूहान हंसते हुए कहता है, अगर ऐसा है तो लेडी लैन आपको अपने बेटे से ही पूछ लेना चाहिए। तभी वेन रूहान चिंगेजुन और जियांग फैंगमियान से कहता है, क्या आप दोनों को कुछ कहना है? चिंगेजुन कहता है, अगर ऐसा है तो आप विंग को हमें दे दीजिए, हम अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इस पर वेन रूहान कहता है, चिंगेजुन, मैं आपकी मदद ज़रूर करता अगर मैं कर सकता, लेकिन इस मैटर में मैं कुछ भी नहीं कर सकता। हम वेवुशियान को तब तक नहीं छोड़ सकते जब तक कि वो इनोसेंट प्रूव न हो जाए और हमें ये पता न चल जाए कि उसने शू चेंगमई के साथ कुछ भी नहीं किया है। वेन रूहान अच्छे से जानता था कि इन लोगों को उस ओमेगा को फ्री कराने के लिए कोई भी प्रूफ नहीं मिलेगा और वो उसका प्रिजनर बनकर रहेगा। यह उसके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। वेन रूहान सोच रहा था कि मेरे पूर्वजों ने यहाँ तक पहुँचने में बहुत मेहनत की है जहाँ वो आ जाए, इसलिए उसकी ये ड्यूटी है कि वो वेन सेक्ट को ऊंचाइयों पर लेकर जा सके। भले ही लोग इसे लोभ या लालच कहें, लेकिन उसके लिए ये सक्सेस थी। वो सोचता है कि जब मैंने यानलिंग डाओरेन की स्टोरी पढ़ी, जो कि बाओसे सनरेन के बड़े बेटे थे, तो मैं मोहित ही हो गया था, क्योंकि उनके पास आध्यात्मिक ऊर्जा को नष्ट करने और उसे फिर से बनाने की शक्ति थी। डाओरेन ने ह्यूमैनिटी के लिए अपना घर छोड़ दिया था, लेकिन बहुत टाइम बाद उन्हें यह महसूस हुआ कि उन्हें अच्छाई फैलाने के लिए सिर्फ प्रकाश की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उन्हें अंधेरे की शक्ति या फिर नकारात्मक ऊर्जा को भी अवशोषित करना होगा, और उसे कंट्रोल करने के लिए उन्होंने यिन आयरन को बनाया था। लेकिन वो खुद भी ये नहीं जानते थे कि उन्होंने क्या बना दिया है। उसकी पावर अनइमेजिनेबल थी, इसलिए वो खुद ही डिसअपियर हो गई, क्योंकि वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा था। मैं कंटिन्यूअसली यिन आयरन को खोजने की कोशिश कर रहा था। मैं जानता था कि ज़ंगसे सनरेन एक प्रूफ थी कि यिन आयरन उन्हें मिल सकता था, और उस पावर को कंट्रोल करने के लिए मैं उसे अपनी कॉन्क्यूबाइन बनाना चाहता था, लेकिन उसने एक मेयर सर्वेंट से शादी कर ली। जियांग फैंगमियान को भी नहीं पता था कि उसने कौन सी गोल्डन अपॉर्चुनिटी खो दी थी। मैं बहुत टाइम से उस पर नज़र रखे हुए था, और एक दिन मैंने उसे वे जोंगजे और उसके बेटे के साथ देखा। मुझे पता था कि उसके बेटे में भी वही जीन्स होंगे जो उसमें थे, इसलिए एक रात मैंने उन पर हमला करवाया। चंगसे सनरेन और वे चंगसे तो हमें मिल गए थे, लेकिन उनका बेटा उनके साथ नहीं था। मुझसे कहा गया था कि वो लड़का क्लिफ से नीचे गिर गया है जब उसे डॉग्स ने चेज किया था, और मुझे लगा कि मैंने अपनी अपॉर्चुनिटी खो दी है। लेकिन डिकेड्स लेटर जब जियांग फैंगमियान ने मुझे अपने अडॉप्टिव सन से इंट्रोड्यूस करवाया, तो मैं समझ गया था कि वो ज़ंगसे सनरेन का बेटा ही है, जिसने कि शायद तब सरवाइव कर लिया होगा
इसलिए मैंने उसकी एंगेजमेंट अपने बड़े बेटे से करने की ठान ली थी। लेकिन अब लेंस मुझसे वो अपॉर्चुनिटी ले जाने वाले हैं जो कि मैं होने नहीं दूंगा। दूसरी तरफ एक गार्ड विंग से कहता है, वेवुशियन तुमसे कोई मिलने आया है। विंग ने देखा तो वहाँ पर उसके सारे दोस्त आ रखे थे। तभी यानली उसके पास आकर कहती है, आशियन तुम कितने पतले हो गए हो, तुमने वेट लूज कर लिया है। ये लोग तुम्हें खाना नहीं देते क्या? चलो मैं तुम्हारे लिए सूप लाई हूँ। तभी वैसांग भी मजाक करते हुए कहता है, वे गोंगजे मुझे लगता है कि मुझे भी कुछ पाउंड वेट घटा देना चाहिए। विंग जंगशा की तरफ देखकर कहता है, जंगशा क्या तुम मुझे डांटोगे नहीं? इस पर जंगशा कहता है, एटलीस्ट तुम्हें ये तो पता है कि तुम डांट खाने वाले हो, अब जल्दी से यहाँ आओ। और उसने उसे टाइटली हक कर दिया। विंग को सैंडलवुड की फेंट से स्मेल आ रही थी। तभी वेंचिंग उसके कंधे पे हाथ रखकर कहती है, वांगजी ने तब से रेस्ट नहीं किया है जब से ये लोग तुम्हें यहाँ लेकर आए हैं। वो हर दिन तुम्हें इनोसेंट प्रूफ करने के लिए प्रूफ ढूंढ रहा है। मुझे पता है कि तुम दोनों के बीच में कुछ इश्यूज हैं जिन्हें तुम्हें सॉल्व करना है, और मुझे लगता है कि यही सही टाइम है। तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। अभी तुम्हें अपनी तरफ बहुत सारे लोग चाहिए। वांगजी आज सिंपल कैजुअल से आउटफिट में था, जिसमें वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। जब विंग की उससे नज़रें मिली तो फ्लिंच हो गया। रूम में शांति हो गई थी। वांगजी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन विंग उसे देखकर पीछे जाने लगा। तभी यानली उसे रोकते हुए कहती है, आशियन वो तुम्हें काटेगा नहीं। और उसने उसे धीरे से पुश कर दिया। वांगजी ने उसे जल्दी से संभाल लिया था। तभी यानली बाकी सबको लेकर वहाँ से बाहर चली गई। विंग वांगजी से कहता है, आई एम सॉरी। इस पर वांगजी कहता है, कोई बात नहीं। विंग वांगजी से नज़रें चुरा रहा था। तभी वांगजी कहता है, विंग तुम्हारी हीट साइकिल वो कब आने वाली है? कि तुमने इनफ सेपरेसेंट लिए हैं? इस पर विंग उससे कहता है, हाँ तुम ये जानने के लिए यहाँ पर आए हो या फिर तुम मुझे और ज़्यादा चिढ़ाना चाहते हो? ये सुनकर वांगजी उसका नाम लेता है। तभी विंग कहता है, मैंने तुमसे कहा है ना, जो भी हुआ था उसमें तुम्हारा कोई फॉल्ट नहीं है, इसलिए उस बारे में ज़्यादा मत सोचो। इस पर वांगजी उससे कहता है, तो क्या तुमने मुझे सच में फॉरगिव कर दिया है? वो विंग के पास जाकर उसका हाथ अपने हाथों में लेता है। तभी वांगजी उससे कहता है, आई लव यू विंग, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, करता था और हमेशा करता रहूँगा। ये कन्फेशन विंग के लिए एक फेयरी टेल की तरह था। वांगजी कंटिन्यू करते हुए कहता है, मैं जानता हूँ कि मुझे तुम्हारे लिए चूज़ करना क्रूअल थिंग थी, लेकिन तुम मुझे जितना भी हेट करो मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा, और मैं अपनी पनिशमेंट के लिए भी तैयार हूँ, जो भी तुम मुझे देना चाहो। विंग उससे कहता है, लांजान मैंने तुमसे कभी भी हेट नहीं किया, मैं खुद से हेट करता था वीक और वनरेबल बनने के लिए। वांगजी उससे कहता है, तुम वीक नहीं हो विंग। लेकिन विंग कहता है, लेकिन मैं वनरेबल तो हूँ ना, मैं आज भी तुमसे फाइट नहीं कर सकता हूँ। इस पर वांगजी कहता है, तुम्हें मुझसे फाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चाहता हूँ कि तुम बस मेरी आर्म्स में रेस्ट करो। विंग ने भी उसे हक कर दिया था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वांगजी अपने फेरोमोन्स और स्पिरिचुअल एनर्जी उसे ट्रांसफ़र कर रहा था, जो कि विंग की बॉडी एक्सेप्ट कर रही थी। दूसरी तरफ जंगशा अपने दोस्तों से कह रहा था, तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि वांगजी के पास इतनी डिसेंसी होगी कि वो मेरे भाई से दूर रहेगा? इस पर वेंचिंग कहती है कि वांगजी भी एक विक्टिम है, रट रट होती है, वो उसमें कुछ भी नहीं कर सकता था। तभी वैसांग भी कहता है, मुझे लगता है हंगुनजुन फिर से पॉजेसिव बन रहे हैं। वो सभी लोग दूसरी तरफ मुड़ गए थे। वांगजी ने विंग को अपने आर्म्स में प्यार से कैरी किया हुआ था। वो उसके लिप्स पर पैक करता है और उसके फॉरहेड पर सॉफ्टली किस करता है, और उसने उसे टाइटली हक कर रखा था। दूर कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी। एक छोटा सा बच्चा
अपनी मदर से चिपका हुआ था। उसकी मदर उसे हाथ छुड़ाते हुए कहती है, आइंग देखो, मैं तुम्हारी फादर की मदद करने जा रही हूँ। तुम चुपचाप तब तक यहीं पे बैठे रहना, हम लोग तुम्हारे पास ज़रूर आएंगे। पूरे फेस पर किस किए जा रही थी, लेकिन वो बच्चा जानता था कि उसकी मदर झूठ कह रही है, क्योंकि अगर सब कुछ सही होता तो उसकी मदर उसे इस तरीके से छोड़कर नहीं जा रही होती। चंगशे आवाज़ की तरफ देखती है जहाँ पर डार्क वुड्स में उसका घर था। उसका बेटा अभी भी अपनी एबिलिटीज़ के बारे में कुछ नहीं जानता था और ना ही उसे स्वॉर्ड पर उड़ना आता था, लेकिन उसे अपने हस्बैंड के पास भी जाना था। भले ही उसका हस्बैंड एक कल्टीवेटर था, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे लोग थे। वो अपने बच्चे से कहती है, इस पहाड़ी से नीचे उतर जाओ और अगर मैं टाइम से वहाँ न पहुँचूँ तो तुम आगे बढ़ते रहोगे। तुम समझ रहे हो आइन, मैं क्या कह रही हूँ? तुम्हें चलते जाना है। वो बच्चा कहता है बट, लेकिन तभी उसकी मदर कहती है, क्या बट? तुम्हें ज़िंदा रहना है, तुम समझे? तुम्हें ज़िंदा रहना है। मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम ठीक रहोगे और अब जाओ यहाँ से और पीछे मुड़कर मत देखना। उसकी मदर उसे धीरे से पुश करती है। वो बच्चा अपने छोटे छोटे लेग से दौड़ने लग गया था। तभी उसने सुना कि वहाँ पर एक फ्यूरियस बार्क की साउंड आई। वो पीछे मुड़कर देखता है और वो कहता है, मदर। उसने देखा कि उसकी मदर को एक बड़े साइज़ का डॉग खींच कर ले जा रहा है। तभी वो लेडी देखती है कि उसका बच्चा उसके पास ही दौड़ कर आ रहा है। वो चिल्लाकर कहती है, मैंने तुमसे कहा था ना कि पीछे मुड़कर मत देखना। वो बच्चा डर में अपनी मदर का नाम ले रहा था। उसकी मदर स्माइल करते हुए ब्रेव होने का प्रिटेंड कर रही थी। वो एक इमेजिनरी एरो को निकालकर एक हाईलैंड की तरफ पॉइंट करती है। विंग समझ गया था कि उसे अब क्या करना है। वो जानता था कि उसकी मदर उसके पीछे आ ही जाएगी, जैसा कि वो हमेशा करती थी। इसलिए वो बिना रुके वहाँ से भाग गया। वो बिना रुके दौड़ ही रहा था। लिटिल विंग तब तक दौड़ता रहा जब तक कि वो एक डेड एंड पर नहीं आ गया। तभी उसने देखा कि 3 बीस्ट लाइक डॉग उसे ही देख रहे थे। वो डर में कहता है, मदर, फादर, सेव मी। उसे उसकी मदर की बात याद आ रही थी कि हिल से नीचे रिवर में चले जाना। वहाँ पर कुछ लोग भी आ गए थे। वो उससे कहते हैं कि वो उसे उसके पेरेंट्स के पास ले जाएंगे, लेकिन विंग उनकी बात नहीं सुनता। वो खुद में ही ममल करके कहता है, मदर, मैं रिवर में जा रहा हूँ। और ये कहकर वो वहाँ से कूद गया। विंग की आंखें एक डार्क से रूम में खुली। वहाँ पर सिर्फ एक छोटा सा लैंप था और विंग सीलिंग की तरफ ही देखे जा रहा था। तभी दरवाजे से कोई अंदर आया। उसने महसूस किया कि उसकी बॉडी बेड पर ही पैरालाइज हो गई है और वो वही सीन देखने लग गया था जो कि वो पिछले कुछ हफ्तों से देख रहा था। उसकी बॉडी से उसके सारे कपड़े हट गए थे। उसके सामने वांग जी का फेस था। वो कह रहा था, माइन। तभी विंग एक जर्क के साथ उड़ गया। वो अपनी चेस्ट को ग्रैब करके जोर जोर से सांसें ले रहा था। वो खुद से कहता है, सपना, ये एक सपना था। वो वॉल के पास जाकर खुद को काम करने की कोशिश कर रहा था। उसे ये ड्रीम तब से आ रहा था जब से उसके साथ वो सब कुछ हुआ था। प्रिजन में इतनी शांति थी कि विंग को पता चल गया था कि अभी तो मिडनाइट ही हुआ होगा। विंग कभी भी मेडिटेशन का फ़ैन नहीं रहा है, लेकिन अभी अपनी स्लीपलेसनेस और एंग्जाइटी से बचने के लिए उसे यही करना पड़ रहा है। हाय एवरीवन, तो यार कैसा लगा आज का पार्ट? अगर आपको आज का पार्ट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।